हेलो क्लास सिक्स। आज हम सरस कहानियाँ पुस्तक से पार्ट 3 किस्सा बरसाती ताल का। बहुत मज़ेदार कहानी है, इसे पढ़ेंगे। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर के पिछवाड़े जो बरसात का पानी जमा होकर ताल सा बन जाता है, उसमें दलदल और कभी कभार भैंसों के सिवाय कुछ और भी होता होगा। मेरे दादाजी ने ही उस ताल के ऐसे पहलुओं से मेरा परिचय करवाया जो प्रकृति ने इतनी सुंदरता से संजो रखे थे। तलैया में रहने वाले जीवों का वह पूरा संसार ही था। जब दादाजी जी ने मुझे पहली बार ताल के संसार से परिचय करवाया, तब हम एक पुराने पीपल के वृक्ष के तले घंटा भर बैठे रहे और पानी पर जमी हरी काई को देखते रहे। दोपहर के स्नान के लिए अभी कोई भैंस पहुंची नहीं थी। ताल का पानी शांत था। पहले 10 मिनट तो हमने कुछ नहीं किया। फिर एक छोटा सा काला धब्बा पानी के बीचों बीच प्रकट हुआ। जब वह धीरे धीरे ऊपर उठा तो हमने देखा कि एक मेंढक अपना सिर उठाए बड़ी बड़ी आंखों से हमारी ओर घूर रहा था। शायद वो देख रहा था कि हम दोनों हैं या हम दोस्त हैं या दुश्मन। उसने अपना शरीर पानी के अंदर ही रखा। उसे भय था कि उसका जानी दुश्मन कोई बगला उसे ढूंढ न रहा हो। जब उसे विश्वास हो गया कि हम बगले नहीं हैं, तो उसने यह समाचार पानी के अंदर अन्य मित्रों और पड़ोसियों को दिया। देखते ही देखते कई सिर और आंखें पानी के ऊपर दिखने लगी। उनके गले फूल रहे थे। अगले ही पल वर्क 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 का राग छिड़ गया। वृक्ष के पास जहाँ पानी कम था, वहाँ हमें एक छाया सी दिखी। जब हमने उसे अपनी लकड़ी से छुआ तो वहाँ हजारों छोटे छोटे नन्हे नन्हे मेंढक जीवित हो उठे और एक दूसरे को धकियाने लगे, यानी धक्का देने लगे। मैंने दादाजी से पूछा, ये खाते क्या हैं? दादाजी ने जवाब दिया, ये एक दूसरे को ही खाते हैं। यह सुनने में बुरा लगता है, परंतु ये इतनी तादाद में पैदा होते हैं कि यदि ये सारे मेंढक बन जाएं तो यहाँ से हमारे घर तक मेंढक ही मेंढक भर जाएंगे। इनके शोर से तो दादी माँ पगला जाएंगी। मैंने कहा। दादाजी सहमत हो गए। अब मैं ताल पर अपने आप जाने लगा। मैं अपने जूते उतार कर कीचड़ वाले पानी में चला जाता था। तब तक चला जाता था जब तक पानी मेरे घुटनों तक ना आ जाए। वहाँ लगे हुए कुमुदिनी के सफ़ेद फूलों को तोड़ लेता था। एक दिन मैं जब पहुँचा तो देखा कि भैंसें पानी में मौजूद थीं। उनका चरवाहा एक लड़का जो मुझसे आयु में थोड़ा ही बड़ा होगा, वहाँ तैर रहा था। वह किनारे पर न लौटकर पास की किसी भैंस की पीठ पर चढ़ जाता और अपने सांवले शरीर से भैंस के ऊपर लेटकर गाने लग जाता। क्या मज़े की बात है। जब लड़के ने मुझे देखा कि मैं उसकी ओर घूर रहा हूँ तो वो मुस्कुराया। उसके सफ़ेद दांत सांवले चेहरे में से चमक रहे थे। मैंने जब उसे बताया कि मैं तैरना नहीं जानता तो उसने मुझे सिखाने का वायदा किया। अपनी भैंस की पीठ पर से पानी में छलांग लगाकर वो मेरी ओर तैर कर आया। मैं अपनी कमीज और हाफ पैंट उतार कर पानी में घुस गया और फूलों के आसपास हाथ पांव मारने लगा। लड़के का नाम रामू था और वह मुझे रोजाना तैरना सिखाने लगा। गर्मी की दोपहर में जब सब सोते हैं तब हम मिलने लगे। शीघ्र ही मैं भी तालाब में तैर कर रामू के साथ जुगाली करती हुई किसी एक भैंस के ऊपर चढ़कर बैठ जाता। यह भैंसें ऐसी लगती मानो दलदल के समुद्र में कोई चट्टान हो। रामू किसान परिवार का था
और स्कूल गया ही नहीं था, परंतु उसे लोक कथाओं तथा पशु पक्षियों के विषय में अच्छी जानकारी थी। मुझे भी भैंसें अच्छी लगती थी। कभी कभी हम अलग अलग भैंस पर चढ़कर दौड़ लगाया करते, परंतु भैंस बहुत सुस्त जीव है, इसीलिए एक आरामदेह स्थान से दूसरे आरामदेह स्थान तक ही जाती है। कभी उनका दौड़ लगाने का न मन होता तो वह वहीं लुढ़क पड़ती और दलदल और काई में गिर जाते। जब मैं निकलता तो मेरा रंग भी काई के कारण हरा हो जाता। ऐसे अवसरों में मैं गुसलखाने के द्वार से घुस कर नल में नहाने के बाद अपने कपड़े बदल कर ही घर में घुसता। रामू और मैं भैंस की पीठ पर बैठकर सारस पक्षी को देखते। इनकी गर्दन लंबी होती है और टांगे भी लंबी लंबी और लाल होती हैं। कहते हैं सारस आपस में बहुत अच्छे मित्र होते हैं। एक को मारा जाए तो उसका साथी हफ्तों तक वहाँ चक्कर काटता रहता है। कभी कभी उदासी और गम में मर भी जाता है। गांव के लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं। अगर इनके बच्चे पाले जाएं तो अच्छे पालतू बन जाते हैं। मेरे दादाजी ने कभी कोई सारस नहीं पाला, परंतु उन्होंने बताया था कि ये पालतू कुत्ते जितने ही वफादार होते हैं। अगर कोई इन्हें छेड़े तो भोंपू की तरह आवाज़ करते हैं। मुझे हमेशा यही लगता था कि रामू और मेरे दादाजी दोनों की राय में पशुओं और पक्षियों से हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें मारना नहीं चाहिए। दादाजी अक्सर कहते थे हमें सदैव इनका आदर करना चाहिए और पृथ्वी पर इनके जीवित रहने के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए। अब तो हर कहीं इनका रहना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग जंगलों का सर्वनाश कर रहे हैं। पशु पक्षियों को तो वृक्षों के न रहने पर अपना स्थान ही बदलना पड़ता है। रामू और मैं ने कई गर्म दोपहरियां इसी तालाब पर बिताई। हमारी मित्रता को केवल वे भैंसे, मेंढक और सारस ही पहचानते थे। उन्होंने हमें अपने संसार का हिस्सा मान लिया था। उनका संसार वही दलदल भरा आरामदायक ताल था। जब मैं वहाँ से चला आया तो उन साथियों और रामू ने यही समझा होगा कि मैं पक्षियों की तरह एक दिन फिर लौट आऊँगा। ये रस्किन बॉन्ड की कहानी है कि जो पशु पक्षी है ना, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हो जाते हैं। हमें बस उन्हें अपने यहाँ स्नेह और प्रेम देने की ज़रूरत होती है। अगर वो डरेंगे, हम अगर कुछ गलत करेंगे तो वो हमसे डरेंगे, अदरवाइज़ हम उनके बहुत अच्छे मित्र और वो हमारे बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। पशु पक्षियों से प्रेम करें, उनके साथ में खेलें कूदें, उनके लिए पानी की व्यवस्था करें, पेड़ पौधों के महत्व को समझें, उसे यूं ही न तोड़ें, बढ़ने दें, फूलों को यूं ही न मसलें, फूलों को खिलने दो, उनके सौंदर्य को देखो, निहारो, उनका लुत्फ़ उठाओ। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को आप पढ़िएगा और इसका आनंद लीजिएगा। और ऑनलाइन क्लास में तो हम इसे पढ़ाएंगे, मैं आपको बता दूंगी, तब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें।